इसके नीचे रबड़ के गटके लगे हुए हैं जो कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे 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 फील करेंगे लगी हुई है, ये उतना ही ज्यादा फॉर्म में फोर्स को नीचे उतारेगा। ये बड़े बूढ़ों ने कहा है कि दृढ़ता मन में रखिए, शरीर में नहीं, शरीर को फ्लेक्सिबल रखिए। तो एक ऐसा देश जिसने प्रकृति का सितम और युद्ध का जुल्म इस दुनिया में सबसे ज्यादा झेला है। प्रकृति और सितम की इतनी बड़ी मार के बाद भी यह देश आज पूरे दुनिया में चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रखता है और पांचवें नंबर की सबसे बड़ी आर्मी या मिलिट्री पावर रखता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जापान की। एक ऐसा देश है जापान जो कि हर साल 1000 अर्थक्वेक्स को सहता है, मतलब 1000 भूकंप इस देश में ऑन एन एवरेज हर साल आते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे देश के राजस्थान के लगभग एरिया के बराबर है यह केवल देश, उसके बाद भी इतना बड़ा कद रखता है यह देश। जापान में हर साल ऑन एन एवरेज 1000 भूकंप आते हैं। यह हाल ही में 2024 की रिपोर्ट ने दर्शा दिया है कि पिछले 10 सालों में 10,300 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। उसके बाद भी जापान अर्थव्यवस्था में इतना आगे खड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी खड़ा है, चांद तक पहुंच गया है और मिलिट्री पावर में भी लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। किसी भी देश में एक भी अगर भूकंप आ जाता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। एग्जाम्पल नेपाल का ले लें या फिर हमारे आसपास के किसी भी देश का आप एग्जाम्पल ले लो, वहां पर इसी तरीके की परिस्थितियां हैं। लेकिन क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज आज जापान कर रहा है और इसकी वजह से ये ऑन एन एवरेज 1000 भूकंपों को हर साल में झेल जाता है? तो इस टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जापान आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जिसकी वजह से यहां पर भूकंप तो आते हैं, हाईली मैग्नीट्यूड से आते हैं, उसके बाद भी यहां के घर या बिल्डिंग्स जो हैं वो इस भूकंप को झेल जाते हैं। भूकंप दो तरीके के होते हैं, एक या तो लाइट मैग्नीट्यूड से आएगा या फिर हैवी मैग्नीट्यूड से आएगा, जिसको आप भूकंप की भाषा में रेजिस्टेंस बोलते हो। जब ये लाइट के फॉर्म में होता है तो इसमें वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन, मतलब हल्का फुल्का इस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं या घर हैं वो आप इस दिशा में आप देखोगे ऑपोजिट दिशा में आगे पीछे वाइब्रेट होते हैं। यही कंडीशन जब बढ़ जाती है तो उस केस में क्या होता है, ये और ज्यादा शेक करने लगता है। लेकिन कैसे हम इन बिल्डिंग्स को बचा पाए, उसके लिए जापान ने क्या किया है, इस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक घर है, आपके सामने घर आपको दिखाई दे रहा है। अब इस घर में एक ऐसा इक्विपमेंट सिस्टम लगा हुआ है जो कि भूकंप से इसको बचाने का काम करेगा। कैसे काम करता है समझिएगा। जैसे ही अर्थक्वेक आता है, मतलब जैसे ही वाइब्रेशन होगा, तो ये जो यहां पर आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक अर्थक्वेक सेंसर कंट्रोलर है। ये सेंसर जैसे ही वाइब्रेशन को सेंस करता है तुरंत ये एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होते ही ये मैसेज भेजता है इस कंप्रेसर को। ये कंप्रेसर हर घर के बाहर एक टैंक के रूप में लगा रहता है। इस कंप्रेसर के ऑन होते ही यहां पर जो टैंक है, ये टैंक क्या करता है, ये एक एयर टैंक है और ये एयर टैंक हवा नीचे की तरफ प्रवाहित कर देता है घर के। ये घर के नीचे अब हवा आके किस तरीके से स्टोर होती है इसको समझते हैं इस वाले फिगर में। ध्यान दीजिएगा, अर्थक्वेक सेंसर जैसे ही एक्टिवेट हुआ, जैसे ही हल्का सा वाइब्रेशन हुआ, इसने तुरंत कंट्रोल सिग्नल दिए किसको, इस वॉल्व को। और वॉल्व के सामने लगा हुआ है एयर टैंक। वॉल्व तुरंत खुलता है और जैसे ही खुलेगा एयर टैंक में भरी हुई जितनी भी हवा है वो इस रास्ते से सीधे नीचे चली जाएगी इस आउटलेट में। अब ये जो आपको ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपका घर का स्ट्रक्चर है और घर के स्ट्रक्चर के नीचे ये जो आपको ऑफिशियल फाउंडेशन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये दरअसल हार्ड रबर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हार्ड रबर का। मतलब आप ऐसे इमेजिन करके देख सकते हो कि ये जो एक घर बना हुआ है, यहां पर हमारे देश में जो हम लोग घर बनाते हैं वो आप देखोगे उसकी नींव डाली जाती है सरिया के बेसिस पर, लेकिन इन घरों की नींव सरिया के बेसिस पर नहीं डालते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े रबर के गटके लगा देते हैं। आप ऐसे समझ लो कि आप एक घर के आर्टिफिशियल मॉडल को 2 रबर के टायर के ऊपर रख के देखो तो आप देखोगे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी ना। ये कुछ उसी तरीके का है। तो इसका जो आर्टिफिशियल फाउंडेशन है ये हार्ड रबर का बना हुआ है। अब एयर टैंक से जो हवा आई है वो इस पूरी एयर लेयर में भर गई। जैसे ही ये भर जाती है तो जो हाउसिंग स्ट्रक्चर है ये धीमे धीमे ऊपर की ओर उठने लगता है। अब हवा क्या है, अब ये जो घर है ना, एक तरीके से ये हवा में आ गया है। यही कारण है कि जब इसमें आसपास से आने वाला जो वाइब्रेशन है, जो सिस्मिक है इस भूकंप का, वो क्या करेगा, इस घर को फ्लेक्सिबल बना देता है। ये कुछ इस तरीके से भी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं आगे के स्टेप क्या है।
जब हवा यहां से पुश होकर इस टैंक से नीचे भर जाती है, अभी क्या है कि भूकंप आ रहा है, ये घर आगे पीछे हिल रहा है, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन में हो रहा है, ठीक है। अब आगे क्या होता है आपने देख ही लिया, ये एयर सप्लाई डिवाइस जो है ये हाइट को एडजस्ट कर देती है आपके घर को, एंड एट द एंड क्या होता है, जैसे ही भूकंप चला जाता है तो उस केस में जो घर है वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है ये लगी हुई डिवाइस से। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हवा ऐसे कैसे जाके भर जाएगी, घर इतना हैवी होता है। देखिए है क्या, यहां पर जो है ना एक पोल है, ठीक है, स्टील का पोल है, इस पोल पर इस घर को लगाया गया। आप ऐसे समझ लो कि ये पोल है, ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे यहां पर इस घर को बनाया गया है, क्लियर है। तो ये पोल ऊपर नीचे होता है और इसके नीचे ये एयर की लेयर है। जब ये हवा यहां पर प्रवाहित होती है तो आप देखोगे ये अपने आप ही ऊपर नीचे घर आ जा सकता है, इसकी वजह से ये अपनी पोजीशन और हाइट एडजस्ट कर सकता है। थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा करीब से। यहां पर आप 3 स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखोगे अर्थक्वेक को। पहला जो कि आपका होता है एक हॉरिजॉन्टल मोशन, जब एक ये नॉर्मल फॉर्म में होता है, बहुत हल्के भूकंप के झटके होते हैं, तो इसके नीचे जो रबर मौजूद है, लैमिनेटेड रबर जो मौजूद है जिसके ऊपर ये घर पूरा टिका हुआ है, वो ही इसको पूरा झेल लेता है। लेकिन फिर एक दूसरी कंडीशन हो सकती है, ये तो केवल एक वाइब्रेशन वाला सीन है, अगर ये थोड़ा शेक करने लगे, मतलब अगर ये लाइटनिंग शेकिंग करने लगे, तो उस केस में इन घरों में और यहां पर बिल्डिंग्स में ब्रेस के डैम्पर्स भी लगाए जाते हैं। अब ये ब्रेस डैम्पर क्या होते हैं, ये माइक्रोफाइबर एल्यूमिनियम की बनी हुई छड़ें होती हैं जो कि वेट में बहुत हल्की होती हैं। इन घरों में बैलेंस के लिए माइक्रोफाइबर एल्यूमिनियम की यही छड़ें लगाई जाती हैं जो कि अंततः इसको झेल जाती है। अब आप कैसे समझोगे, देखिए यहां पर आपको समझना होगा, आपने पुल देखे होंगे, कई बहुत सारे ब्रिज देखे होंगे, और ब्रिज में आपने देखा होगा इस तरीके से एक्सटेंशन लगे रहते हैं। अरे भाई ऐसे अगर हम बात करें, ब्रिज आ रहा है तो आपने देखा होगा ना, इस ब्रिज में ऐसे करके दोनों तरफ से ये स्ट्रिंग लगे रहते हैं जो कि इस पुल को वाइब्रेशन को झेलने में मदद करता है। तभी आपने देखा होगा, आप कभी पुल के ऊपर खड़े होकर देखना, वहां से जब भी हैवी व्हीकल निकलेगा, ट्रक निकलेगा, आप फील करोगे कि वो हल्का हल्का वाइब्रेट हो रहा है ब्रिज। लेकिन वो वाइब्रेशन ही क्या है, उस पर लगने वाला जितना भी फोर्स आ रहा है उसको ग्राउंड तक ले जाने का काम कर रहा है। उसी तरीके से यहां पर आप देखो, ये एक बड़ी इमारत है यहां पर जापान की, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लूजली इसको कनेक्ट किया हुआ है, मतलब जो इसमें माइक्रोफाइबर एल्यूमिनियम की छड़ें यूज कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको ये आपस में बहुत लूज फॉर्म में टांगते हैं, मतलब इसमें बोल्ट तो लगे होते हैं लेकिन लूज करके ये लोग बोल्ट लगाते हैं। ये क्या करता है, ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेम उसी तरीके से जैसे तूफान आता है तो आपने देखा होगा, एक पेड़ है जो कि बहुत हार्ड तरीके से टिका हुआ है, वो पेड़ बहुत जल्दी टूट जाता है। लेकिन अगर कोई पेड़ फ्लेक्सिबल है, हवा में वो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप देखोगे वो तूफान को ज्यादा देर तक सरवाइव करता है, या कभी कभी तो पूरा तूफान भी झेल जाता है। तो सेम उसी तरीके से इन भूकंपों में ये जो लूजली स्टोरेज कनेक्ट किए जाते हैं, मतलब इन्हें लूज टाइट किया जाता है, जो कि इनको भूकंप में फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है। आपको ऐसा लगेगा ये बिल्डिंग गिर रही है, लेकिन ये बिल्डिंग गिर नहीं रही होगी, ये अपना उसी जो फोर्स आ रहा है इसके ऊपर, उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाने का काम कर रहा है। इसको दूसरे तरीके से और समझेंगे कि ये ब्रेस डैम्पर किस तरीके से काम करते हैं। आप इस चित्र में देखिएगा, यहां पर आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है। इस टेबल में हमने क्या किया कि बीच में यहां पर ये वाला जो एंगल है ये लोहे का लगा दिया, और ये वाला एंगल भी लोहे का है, लेकिन इसके ऊपर का जो है ये आप मान लो ये माइक्रोफाइबर एल्यूमिनियम के 2 ब्रेस लगाए हुए हैं, ठीक है। अब अगर इस टेबल में जो भी फोर्स आएगा यहां पर, वो फोर्स यहां से डिवाइड हो जाएगा नीचे की तरफ, लेफ्ट और राइट से और सेंटर से। ये फोर्स इन वाले पोर्शंस पर फोर्स नहीं आने देगा, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग जो है, आप इस टेबल को बिल्डिंग मान के देखिए। तो रीजन क्या है कि जो बेसिक सपोर्ट होते हैं वो यहां पर एल्यूमिनियम ब्रेस से दिए जाते हैं जो कि काफी हल्का होता है, और जो मेन स्ट्रक्चर का सपोर्ट है वो बस लोहे से दे दिया जाता है। इसी वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो सीधे नीचे उतर जाता है आसानी से, और यह बिल्डिंग आसानी से इस तरीके के भूकंपों को झेल पाती है। ये जो आप बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ये बिल्डिंग हाल ही में जापान में बनाई गई है। अब आप देखोगे ये किस तरीके की बिल्डिंग है। नॉर्मल बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसके चारों तरफ ये छड़ें लगी हुई हैं, बहुत पतली पतली छड़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये माइक्रोफाइबर एल्यूमिनियम की ही छड़ें हैं। अब ये छड़ें क्यों लगाई गई हैं, ये सेम वही कंसेप्ट है जो अभी मैंने यहां पर आपको टेबल में समझाया। भूकंप आया इस टाइम पे, तो आप देखोगे यहां पर अगर फोर्स आ रहा है इसके ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर फोर्स आ रहा है,
तो इसके बीच में मौजूद जो है, ठीक है, बीच में मौजूद जो लोहे के बीम है उन पर ही ये पूरा फोर्स उतार देगा। चारों तरफ लगी हुई जो एल्युमिनियम ब्रेस है उसमें ये इस पूरे फोर्स को धीमे धीमे करके डिवाइड कर देगा। अब आप देखिए इसमें कितनी n नंबर ऑफ एल्युमिनियम ब्रेस लगी हुई है, ये उतना ही ज्यादा फॉर्म में फोर्स को नीचे उतारेगा। अब जब इतना बड़ा फोर्स आ रहा है इस बिल्डिंग के ऊपर, उसने उसको डिवाइड कर दिया कईयों में, तो जाहिर सी बात है ये फोर्स की डेंसिटी कम हो गई। फोर्स की डेंसिटी कम हो जाएगी तो बिल्डिंग ज्यादा फोर्स को झेल पाएगी। अभी बिल्कुल बेसिक वाले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं जहां पर मैंने शुरुआत करी थी। अब ये समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। यहां पर जो आपको बीच वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो पुल वाले सस्पेंशंस लगे हुए हैं। ये सेम वही माइक्रोफाइबर एल्युमिनियम की छड़ें हैं जो कि सॉकर का काम करती है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे इनको सॉकर स्वरूप लगाया गया है। तो इस बिल्डिंग पे अगर फोर्स आता है तो ये बिल्डिंग को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करती है। पहला तो वाइब्रेशन कंट्रोल के लिए इनका यूज किया जाता है। दूसरी चीज सीस्मिक रेजिस्टेंस के लिए, मतलब जब बहुत तेज भूकंप आता है तो वही जो अभी मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी जिसमें छोटे पतले पतले ब्रेस लगे हुए थे, वो कंसेप्ट यहां पर आ रहा है। आप देखोगे यहां पर ज्यादा ब्रेस नहीं लगे, लेकिन यहां पर ये ब्रेस लगा दिए गए हैं माइक्रोफाइबर एल्युमिनियम के, जिसकी वजह से इसका जो वजन है ये बहुत कम हो जाता है और ये ज्यादा भूकंप को झेल पाता है। अब तीसरा जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं बेस आइसोलेशन। बेस आइसोलेशन क्या है कि कोई भी घर है उसके नीचे जाहिर सी बात है रबड़ का स्पेस लगा हुआ है, जो उसकी नींव है रबड़ पे रखी गई है। इसके ऊपर इस तरीके के गोल गोल गटके लगा दिए जाते हैं रबड़ के, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब एक्सट्रीम कंडीशन आए, मतलब एक तरफ से मान लीजिए तूफान आ रहा है कोई, ठीक है, साइक्लोन आया, मान लीजिए जापान के किसी भी समुद्री तट से साइक्लोन आया। अब मान लीजिए इधर से हवाएं चल रही हैं बहुत तेजी से, इस घर के ऊपर वजन आ रहा है, तो ये क्या होगा कि ये जो नीचे लगे हुए गोल गटके हैं रबड़ के, ये इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने का काम करेगा। आपको इस टाइम पे लगेगा ये घर आगे जा रहा है, हल्का पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, हल्का पीछे आ रहा है। मतलब आप अगर इस टाइम पे घर पे होंगे तो आप ऐसे 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 फील करेंगे, लेकिन वो रीजन क्या है कि ये जो गटके हैं ये इसे आगे और पीछे की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा फोर्स एयर का झेल पाएगा। तो ये 3 कंडीशन से वहां पर घर बनाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी फॉर्मेट है, लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिसको जापान ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। 1995 में जापान में एक भूकंप आया था जिसमें 6000 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से जापान ने धीमे धीमे करके इस टेक्नोलॉजी को इतना आगे तक बिल्डअप कर लिया। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, यहां पर आपको मैं एनिमेशन फॉर्मेट में दिखा रहा हूं। यहां पर आपको 2 घर या 2 बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं। ये रिजिड है तो आप देखिए इस पर कितना ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इसके नीचे रबड़ के गटके लगे हुए हैं जो कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वही चीज जो सेम मैंने आपको बताई है, मेन खेल बेस का है जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। तो ऊपर देखिए झटका कितना कम आ रहा है इस बिल्डिंग के ऊपर। ये बड़े बूढ़ों ने कहा है कि दृढ़ता मन में रखिए, शरीर में नहीं, शरीर को फ्लेक्सिबल रखिए। तो शरीर को आप जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, बेहतर बन पाएंगे अपने शारीरिक तत्व के रूप में, और मन में जितनी दृढ़ता रखेंगे उतना ज्यादा आप डिसिप्लिन्ड हो पाएंगे। सेम एग्जांपल यहां पर भी लग रहा है। आप देख सकते हो दोनों बिल्डिंगों में से कौन सी सर्वाइव करेगी और कौन सी नहीं करेगी। आसानी से ये वाली बिल्डिंग सर्वाइव कर रही है। इसके नीचे आप देख सकते हो सीस्मिक मैकेनिज्म लगा हुआ है।